नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला टॉपिक है करंट। तो करंट क्या होती है, तो चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। सारी डिफिनेशंस वगैरह मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखी है ताकि आप लोग का जो टाइम है वो ज़्यादा लॉस ना हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोग को दे सकूँ, आप लोग को बता सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं करंट क्या होती है। तो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है इसी को बोलते हैं हम क्या, करंट। मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। करंट आपका किसी कंडक्टर में फ्लो करता है वो चार्ज है जो पर सेकेंड किसी सब्सटेंस में आपका क्या करता है, फ्लो करता है। मतलब किसी सब्सटेंस से पर सेकेंड में जितना आपका चार्ज फ्लो करता है वही उस कंडक्टर की क्या होती है बेटा, करंट होती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए कि इफ़ ए चार्ज क्यू, कोई चार्ज हमने ले लिया, क्या क्यू, वो फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। यहाँ पे टी टाइम है और क्यू आपका चार्ज है और उसमें जो करंट आपकी है वो आपकी आई कैसे दी जाएगी, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे आई क्या है, करंट आपका है, क्यू क्या है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, और टी टाइम, मतलब जितने टाइम सेकेंड के लिए आपका किसी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में आपका चार्ज फ्लो करता है वही क्या होता है, हमारा करंट होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, करंट होता है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपका होता है। ठीक है दोस्तों, करंट को बेसिकली हम मेज़र करते हैं एमीटर में। किस में मेज़र करते हैं, एमीटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ करंट। तो हमने ये जान लिया कि करंट क्या होती है। अब जानते हैं इस करंट की क्या यूनिट थी, इसको हम किस में मेज़र करते हैं। तो आपकी जो एसआई यूनिट होती है करंट की, वो आपकी क्या होती है दोस्तों, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है, और जिसको हम कैपिटल सी सिंबल से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एसआई यूनिट आपके करंट की होती है वो कूलम पर सेकेंड होती है। मतलब कितना चार्ज पर सेकेंड किसी कंडक्टर में फ्लो करता है वही आपके करंट का अमाउंट होता है, वही आपके करंट की यूनिट होती है। तो कूलम पर सेकेंड जो आपका दोस्तों है, ये जो कूलम पर सेकेंड है इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एम्पियर नाम से जानते हैं। और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल ए। वी यूज द सिंबल एम्पियर टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ करंट इन ए ऑनर ऑफ अ फ्रेंच फिजिस्ट। एक फ्रेंच फिजिस्ट है, उन्हीं के ऑनर में, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इस एम्पियर को यूज़ करते हैं, जिनका नाम क्या है, एनरी एम्पियर। एनरी एम्पियर को रिस्पेक्ट देने के लिए हम करंट की यूनिट जो एम्पियर उसको ए सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका, द स्मॉल यूनिट ऑफ करंट टू एक्सप्रेस अ वीक करंट आर मिली एम्पियर। अब देखिए करंट की यूनिट आपकी अलग अलग होती है। वो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए दूसरी यूनिट लेते हैं और लार्ज करंट को मेजर करने के लिए हम दूसरी यूनिट लेते हैं। तो बेसिकली स्मॉल यूनिट्स के लिए हम मिली एम्पियर, जिसको हम स्मॉल एम कैपिटल ए से दिखाते हैं, या माइक्रो एम्पियर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जिसको म्यू और ऐसे ए से दिखाते हैं। और इनका क्या रिलेशन है आपका एम्पियर के साथ, मैं यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आपका जो दोस्तों 1 मिली एम्पियर होता है, ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 1 मिली एम्पियर होता है, ये आपका 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और आपका जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है दोस्तों, ये आपका जो होता है वो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर हो सकता है। इसको हम एम्पियर के टर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। सो दीज आर द
बेसिक यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स इन विच करंट इज मेजर्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, करंट कैसे आपकी फ्लो करती है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए, इन अ मेटल द मूविंग चार्जेस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपका किसी मेटल में जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंस्टिट्यूटिंग द करंट, और वही करंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइट, कोई आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है या कोई आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिसको हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायंस बोलते हैं, आर मूविंग चार्जेस विच कॉन्स्टिट्यूट करंट। मीन्स आपका कोई मेटल होता है तो उसमें आपका जो पॉजिटिव चार्ज आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं या आपका प्रोटॉन बोलते हैं, वहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, सॉरी आपका प्रोटॉन रहेगा, वो आपका फिक्स प्लेस पे रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल्स में क्रिएट होती है। लेकिन बात करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी आयोनाइज गैसेस की, तो इसमें दो तरह के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन, और इन्हीं दोनों आयंस के मोशन की वजह से आपका जो होती है इलेक्ट्रिक करंट वो किसी भी आयोनाइज गैसेस में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में दोस्तों कंडक्ट होती है। चलिए दोस्तों, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, हम सपोज कर लेते हैं कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में टी टाइम के लिए पास होते हैं, देन द टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इज गिवन एज, तो इस टाइम टी में टोटल चार्ज कितना उस कंडक्टर से पास होगा, इसको डिनोट करने के लिए हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई आपके चार्जेस हैं। ठीक है दोस्तों। और जो करंट किसी कंडक्टर में आपकी दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q की वैल्यू क्या है, एन ई अपॉन टी। तो हम यहाँ से इसको डिनोट कर सकते हैं कि आपकी जो करंट होगी वो किसी कंडक्टर में वो क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, या एन ई अपॉन टी के बराबर हो जाएगी किसी भी कंडक्टर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि वन चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज इज कैरिड बाई इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हेंस इफ 1 एम्पियर करंट flows through a conductor, it implies that 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पासिस इन 1 सेकेंड। तो हम मान सकते हैं दोस्तों कि किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो उसमें 1 सेकेंड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर से आपके पास होते हैं अगर 1 सेकेंड में। तो 1 एम्पियर की करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए आप लोग दोस्तों। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कन्वेंशनली टेकन अपोजिट। मतलब जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है वो जनरली हम साइन के बेसिस पे क्या करते हैं, अपोजिट लेते हैं। किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। लेकिन क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमेंबर, क्या आपको याद करने वाली बातें हैं, डैट द करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ दोस्तों, करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तक कोई मैग्नीट्यूड आपका नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोटेंशियल। जी हाँ दोस्तों, क्या है, पोटेंशियल। तो जानते पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर which determines the direction of flow of charge when two conductors are either kept in contact or joined by a metallic wire। तो पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर की वो इलेक्ट्रिकल स्टेट होती है जो कि डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
किसको डिनोट करेगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कब? व्हेन टू कंडक्टर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट और ज्वाइंट बाय ए मेटेलिक वायर। जब दोनों कंडक्टर एक साथ आपके कांटेक्ट में हों या किसी मेटेलिक वायर से ज्वाइंट होंगे तो उसके डायरेक्शन को आपको ये पोटेंशियल एक्सप्लेन करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस, उसके चार्जेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर में कितने आपके चार्जेस का कंसंट्रेशन है। और किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? उसके शेप पे डिपेंड करेगा और उसकी साइज पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फिगर के बेसिस पे आपका पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं आपके, एक पे एक्सेस आपके इलेक्ट्रॉन है, एक पे डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक पॉजिटिव टर्मिनल से आपका डिनोट करेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल डिनोट करेगा। तो आपकी जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है? लोअर पोटेंशियल है। और आपका जो डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? हायर पोटेंशियल है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपका जनरली बेटा क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे आपका हीट जो मूव करता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। आपका जो वाटर होता है वो हायर हाइट से आपका लोअर हाइट की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह से आपके पोटेंशियल्स भी जनरली होते हैं। ठीक है, ये आपका हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं पोटेंशियल आपका जो होते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है ये हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ मूव करती है। तो देखिए आपका इधर पोटेंशियल हायर है, इधर लोअर है, तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ क्या कर रही है दोस्तों? देखिए यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, डेट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। और आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, मींस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए दोस्तों, अब किसी पॉइंट पे किसी पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसे डिफाइन होता है? जो आपका द अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको जो हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो मान लेते कि आपका ये जो एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे मैंने ली है और ये कोई आपका जो है कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल टेस्ट चार्ज आपका है जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो इसको इन्फिनिटी से लाने में जो आपका वर्क डन होता है इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल जो आपका होता है किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि आपका जो पोटेंशियल है ये आपका कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपका जो वी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन अपॉन क्यू। क्यू आपका चार्ज है और वर्क डन उसको लाने में जो आपका लग रहा है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं हम। या वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू वी। तो वर्क डन की डिफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी? वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। वर्क डन क्या होता है? ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, मतलब स्मॉल चार्ज जो आपका होता है क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। किसी इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने को हम क्या इन द विसिनिटी, मतलब चार्ज की रेंज में जो लाते हैं, चार्ज बॉडी के पास जो लेकर के आते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्क डन बोलते हैं। अब देखिए इस की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं और इसको डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज जो आपके है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी। तो आपको पता है वर्क डन को बेसिकली हम जूल में मेज़र करते हैं और चार्ज को कूलम में मेज़र करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो जूल पर
कूलम हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम आपकी हो जाएगी। ये चीज़ आपको नोट होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। चलिए अब देखिए दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल पी डी से हम डिनोट करते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, एक तरह का वर्क डन होता है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में आपका यूज़ होता है। वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना आपका वर्क डन अप्लाई हो रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, वही आपका दोस्तों क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी ही है आपकी वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इफ़ डब्ल्यू आपका जो वर्क डन है, डब्ल्यू जूल वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कोई चार्ज आपका टेस्ट है क्यू, उसको मूव करने में डब्ल्यू आपका जो वर्क डन हो रहा है फ्रॉम पॉइंट वन टू अनदर पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 आपका जो सेकेंड पॉइंट है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 पॉइंट इक्वल टू W बाई Q। मतलब ये V2 1 से 2 पॉइंट पे ले जाने पे या 2 से 1 पे ले 1 से 2 पॉइंट पे ले जाने पे 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे ले जाने में जो आपका वर्क डन हुआ है वही हमारा क्या दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसकी हम लोग यूनिट देख लेते हैं। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से डिनोट करते हैं और V आपका होता है वोल्ट, और वोल्ट आपका होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आपकी यूनिट वही हो जाएगी जूल पर कूलम, इसकी भी यूनिट हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस, देखिए दोस्तों द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, अवरोध। ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट, तो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन या जो आपकी रुकावट होती है बाय द वायर, किसी वायर से या किसी भी कंडक्टर से, वही आपका क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है। मतलब करंट के रास्ते में जो रुकावट बने, जो फ्लो में, जो करंट के बहाव में आपका रुकावट हो, जो उसके रास्ते का रुकावट बने, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है कि क्यों रेजिस्टेंस आपका कॉज होता है, ये रेजिस्टेंस के कॉज होने की वजह क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कॉज जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, अब मेटल हैज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट। आपको पता है कि किसी मेटल में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है फिक्स्ड पॉजिटिव आयन का, तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो फिक्स होते हैं विद द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल। तो आपको पता है कि किसी भी मेटल्स में जो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक फिक्स प्लेस पे होते हैं, लेकिन जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड द मेटल या आपका इनसाइड द कंडक्टर। और इन इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए द मूवमेंट ऑफ रैंडम, देखिए यहाँ पे रैंडम मोशन मैंने आपके इलेक्ट्रॉन को दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा, कोई इधर मूव करा, कोई इधर मूव करा, कोई इधर मूव करा, लेकिन आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस पे हैं, उनकी प्लेस आपकी क्या दोस्तों है, फिक्स है। लेकिन देखिए प्रोटॉन्स की जो प्लेसेस है वो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो प्लेसेस है वो आपकी रैंडम है, ये आपकी कोई फिक्स नहीं। लेकिन ये देखिए प्रोटॉन्स की प्लेस क्या है, फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें आपके मूव करते हैं, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नाउ व्हेन द एंड ऑफ ए मेटल वायर आर कनेक्टेड टू ए सेल, अब क्या होगा अगर उसी मेटल की वायर को हम कनेक्ट कर दें सेल से या किसी भी सोर्स ऑफ करंट से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस आपका अप्लाई हो जाएगा अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटल वायर, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड स्टार्ट मूविंग एट द एंड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल टू द एंड ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका मोशन आपका रैंडम था वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब इनका मोशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल टुवर्ड द एंड ऑफ द
पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे दोस्तों, मूव करेंगे। ये जो निगेटिव पोटेंशियल है इससे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स का आपका डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शन है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप आसानी से क्लियरली इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको दिखाया भी है कि आपका ये निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके जो इलेक्ट्रॉन जब उसमें मूव करते हैं तो ये कोलाइड्स करेंगे पॉजिटिव आयन से और अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या होगी, लूज़ होगी अगर वो कोलिजन करेंगे, फिर आपका बाद में स्पीड अप होंगे। सो ड्यू टू दिस रिजल्ट, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन बल्क। तो इलेक्ट्रॉन बल्क में एक साथ लार्ज अमाउंट में मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है वो आपकी कॉन्टिन्यूस क्या होती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती आपकी है। ठीक है, बट देयर इज़ अ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इनकी स्पीड में तो वेरिएशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक ड्रिफ्ट, एक आपका गठन जो होता है, एक ग्रुप जो होता है, वो किधर मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। दिस इज हाउ द मेटल्स वायर ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। तो इसी कोलिजन की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन का जो स्पीड है वो आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है किसी भी मेटल के अंदर। तो इसी जो रुकावट आपके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की हो रही है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेंगे प्रोटॉन से आपके पॉजिटिव चार्ज आने से, तो उनकी स्पीड आपकी थोड़ा सा स्लो होगी, जिसकी वजह से उनकी स्पीड में ड्रिफ्ट अप नहीं हो पाता, आपका स्पीड बढ़ नहीं जाती है और वो थोड़ा सा स्लोली मूव करते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस किसी भी मेटल वायर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है दोस्तों। पहला है दोस्तों नेचर ऑफ कंडक्टर। क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ मटेरियल्स आपके हो गए कॉपर के, सिल्वर के, लेड के, एल्युमिनियम के, तो ये आपके लेस रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके जो मैं नाम ले रहा हूँ, सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, ये सब आपके ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए इनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये ज़्यादा अमाउंट में करंट को आपको फ्लो कराते हैं और इनमें जो रेजिस्टेंस होता है, करंट के अवरोध होते हैं जो बहुत कम होते हैं। बट द सब्सटेंस, लेकिन ऐसे सब्सटेंस जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, आपका वुड लकड़ी हो गई, ये ऑफ़र करते हैं हाई रेजिस्टेंस। ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, या कह सकते हैं कि दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो दूसरा फैक्टर दोस्तों क्या है, वो लेंथ है। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की, उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि आपका दोस्तों एक पाइप ले लेंगे हम, उसमें पानी अगर आपको फ्लो कराना है तो पाइप की लेंथ जितनी ज़्यादा लेंगे, वाटर का प्रेशर आपका उतना ही क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा और आपका जो वाटर की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ आपकी क्या है, दूर तक है। तो उसी तरह से आपका जो दोस्तों यहाँ पे है, जो लेंथ किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा किसी भी कंडक्टर का या किसी भी सब्सटेंस का आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा हमारा जो फैक्टर है वो थिकनेस ऑफ कंडक्टर है। तो आपको पता है कि दोस्तों जो थिकनेस होता है वो लो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। किसको ऑफर करेगा, लो रेजिस्टेंस को। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका कोई स्टेयर है, अगर स्टेयर पतली है तो ज़्यादा बच्चे एक साथ आपका वहाँ से पास नहीं हो पाएंगे,
लेकिन अगर वो स्टेयर आपकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ से पास होंगे और वो एक दूसरे को धक्का भी नहीं देंगे। जब वो एक दूसरे को दोस्तों धक्का नहीं देंगे तो उनकी स्पीड जो है वो कम नहीं होगी, वो उसी स्पीड से मूव कर जाएंगे। तो वही कंडीशन आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन बिना किसी कोलिजन के आपके पास करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, और जब वो कोलिजन के साथ पास होंगे तो रेजिस्टेंस हाई होगा। तो जितना ज़्यादा कंडक्टर आपका थिक होगा उतना ही कम आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, और आपका उतना ही अच्छा वहाँ पे वो कंडक्टर जो होगा वो गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो थिकनेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर या थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर दोस्तों क्या आपका है, टेम्परेचर है। तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या दोस्तों होगा, आपका बढ़ेगा। सो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस गेट इंक्रीजेज। जैसे कि बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, बल्ब जब ग्लो करता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बल्ब व्हेन इट इज़ इन ऑफ कंडीशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इनके कॉम्बिनेशन कैसे ये आपके कंबाइन होते हैं, ठीक है, इनके अरेंजमेंट या इनके आपके कॉम्बिनेशन का क्या सीक्वेंस होता है। तो इन ऑर्डर टू डिजायर्ड वैल्यू, किसी भी डिजायर्ड वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए रेजिस्टेंस इन द सर्किट, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को समटाइम वी कनेक्ट टू और मोर रेजिस्टेंस टुगेदर। तो किसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस की डिजायर वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो इनका कनेक्शन जो होता है वो दोस्तों तीन तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, सीरीज होता है, दूसरा क्या आपका पैरेलल है, और तीसरा दोस्तों क्या, बोथ सीरीज एंड पैरेलल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर अच्छे से बना करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें एक साथ आपके रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली अटैच है। देखिए ये R1 है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, ये आपका R3 है, ये आपकी एक बैटरी है। यहाँ से I करंट फ्लो कर रही है टर्मिनल A से, फिर B में जा रही है, B से C में आ रही है, C से D में, और लास्टली आपका ये बैटरी में आ जा रही है। और ये आपका की है जो कि सर्किट को क्लोज किया ताकि करंट आपकी फ्लो करे। और यहाँ पे R1, R2 और R3 हमने रेजिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों करंट का अमाउंट सेम होगा, आपका वोल्टेज वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो मैंने लिया है, देखिए दोस्तों क्या लिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया है, जहाँ पे करंट I यहाँ से तो जा रही है लेकिन टर्मिनल A पे जाने के बाद वो डिवाइड हो जा रही है तीन पाथ में, I1, I2 और I3 में। और आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, R2 है, R3 है, और लास्ट में कंबाइन होकर करंट आपकी I आ रही है। तो जब सीरीज़ में रहेगा दोस्तों तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में आपका जो रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है, ये आपका सीरीज़ में जो होता है दोस्तों R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 होता है। लेकिन वहीं अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 आपका होता है। तो वहाँ पे हम पैरेलल में एलसीएम लेकर के रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, जबकि सीरीज में डायरेक्टली आपका रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका कम होता है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो कि जनरली बच्चे समझते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और इस जानकारी के साथ आप इस चैप्टर को थोड़ा सा मन लगा के पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड स्कोर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इस पे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आभार मेरे ऊपर बनाए रखें ताकि मैं नए नए वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोग उसका अच्छे से उपयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए।
आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत।